नमस्कार, आप देख रहे हैं AB स्टार न्यूज और हमारी देवभूमि में मैं हूं आपके साथ कनिष्का रेक्सवाल। केंद्र सरकार की आशीर्वाद यात्रा उत्तराखंड में 18 अगस्त से शुरू हो जाएगी। ये आशीर्वाद यात्रा उत्तराखंड से नारसन बॉर्डर से शुरू होकर हरिद्वार पहुंचेगी। दरअसल देहरादून पहुंचने के बाद पूरे प्रदेश में यात्रा जारी रहेगी। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इस आशीर्वाद यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस आशीर्वाद यात्रा के केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश भाजपा संगठन के लोग भी पूरी तरह से इसमें जुटेंगे। सभी पार्टी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा मंडल अध्यक्षों के साथ साथ अन्य कार्यकर्ताओं को बॉर्डर पर तैयारी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो अपने माननीय केंद्रीय मंत्रीगण हैं उनको आशीर्वाद जनता के देने के लिए आशीर्वाद जन यात्रा का शुभारंभ 18, 19, 20 में किया जा रहा है। क्योंकि माननीय श्री अजय भट्ट जी जो केंद्रीय मंत्री बने हैं, उनके उत्तराखंड के वही मंत्री हैं, उनके परिवेश में यात्रा रखी गई है। इस यात्रा के क्रम में सबसे पहले रामपुर घेराव के ऊपर आदरणीय अजय जी और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में श्रद्धांजलि करेंगे। उनके साथ में आदरणीय श्री भूषण गौतम जी जो राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद राज्यसभा है, वो प्रभारी भी हैं उत्तराखंड के, वो भी रहने वाले। आशीर्वाद अभिनंदन यात्रा की रूपरेखा बनाने गया, जहाँ पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए, जिसमें हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और कहते हैं हमारे बीच में। तो आज की रूपरेखा बन गई। 18 तारीख को ये यात्रा यहाँ पर आ रही है, जिसमें हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जी आएंगे और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने हैं, लिहाजा सियासत गहमा गहमी तेज हो गई। बीजेपी सरकार विकास के काम गिनवा रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस भी मिशन 2022 को लेकर एक्शन नजर आ रही है और एक्टिव भी नजर आ रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह कुमाऊं दौरे पर हैं। काशीपुर में प्रीतम सिंह का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उत्तराखंड को मुख्यमंत्रियों की प्रयोगशाला बना दिया है और 3 अलग अलग मुख्यमंत्री बनाकर जनता पर बोझ डालने का काम किया है। देखिए, असमय जो है नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी का निधन हुआ और जिसकी वजह से राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत गहन मंथन और चिंतन करके जो है नियुक्तियाँ की है। मुझे नेता प्रतिपक्ष का दायित्व सौंपा गया है और इस दायित्व का निर्वहन में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करने का काम करूँगा। बात की जाए कि जो राज्य सरकार है उसका जो धामी सरकार है उसका जो अब जो आए हैं उनके द्वारा जो तबादला नीति लगातार ये सब किया जा रहा है, कहीं ना कहीं क्या किस रूप में देखते हैं एज ए नेता प्रतिपक्ष आप? देखिए, ये धामी सरकार नहीं है, ये बीजेपी की सरकार है। ये दिगर बात है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड को राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग करने का काम किया है। देखिए, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं हमेशा से सवालों के घेरों में रहती हैं। बात अगर नरेंद्र नगर विधानसभा की करें तो नरेंद्र नगर के बछेली खाल में भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं। बछेली खाल अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक अस्पताल में डॉक्टर दीक्षा शर्मा, फार्मासिस्ट विपिन कुमार की तैनाती है और बहुत समय पहले रियाटर को हो चुके सफाई कर्मचारी की जगह अभी तक किसी ने नहीं ली है। स्थानीय लोगों की माने तो डॉक्टर और फार्मासिस्ट कभी कभार हॉस्पिटल में दिखाई देते हैं। लोगों ने प्रशासन से व्यवस्था सुधारने की मांग की है। कल मेरे को सूचना मिली है वहाँ पर से कि डॉक्टर वहाँ पे है दीक्षा शर्मा और फार्मासिस्ट है कोई बुटोला लड़का है बिपिन। तो मैं जब मेरे को ये सूचना मिली है कि यहाँ पे दोनों नहीं है, बड़ोनी से बाहर तब मेरी बात हुई थी, तो मैंने दोनों को बड़ोनी से पूछ के पता चला कि उनके डॉक्टर की तो अभी पता चला कि बच्चे की तबीयत खराब थी। मैंने उससे टेलीफोन पे बात की थी और फार्मासिस्ट का कल स्विच ऑफ था। आज उनका स्पष्टीकरण करके और मैं अग्रिम आदेश जो आगे कार्रवाई होगी तो जो उनके अगर स्पष्टीकरण प्रमाणिक नहीं हुआ तो मैं आगे कार्रवाई करूंगा, लिखूंगा उसमें और वेतन रोकूंगा मैं उनका अग्रिम कार्रवाई। डॉक्टर
का काम जो है वो एक एएनएम करेगी, एएनएम का काम आशा करेगी, वार्ड बॉय करेगा डॉक्टर का काम। अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं करते, ऋषिकेश में बैठे बैठे अपना ड्यूटी निभाना चाहते हैं। तो ये बहुत दुख होता है कि ऐसे पढ़े लिखे इतने डॉक्टर जो है एजुकेटेड, बहुत हायर एजुकेटेड देश में एक हायर एजुकेटेड एजुकेशन मानी जाती है डॉक्टर की, जब डॉक्टर इस तरीके से गद्दारी करेंगे जनता के साथ, ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी। कुछ तो हमें नेताओं ने मार दिया, कुछ ऐसे पढ़े लिखे डॉक्टरों ने मार दिया। काली नदी को तार के सहारे पार कर भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले नेपाल के युवक की मौत हो गई है। मामला धारचूला के गुस्कू का है। दरअसल युवक रस्सी से फिसलने के बाद नदी में बह गया था। भारतीय सेना पर आरोप लगे हैं कि जब युवक भारत में प्रवेश कर रहा था तो उस वक्त सेना ने तार काट दिया था, जिससे युवक की मौत हो गई थी। मले को लेकर नेपाल में प्रदर्शन कर रहा था और नेपाल से एक टीम इंडिया मतलब भारत जांच में आई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। सड़क और रास्ते की समस्याओं के चलते लोग जान जोखिम में डालकर सफ़र करने को मजबूर हैं। कुछ ऐसे ही नज़ारे हरिद्वार जिले के ज्वालपुर में देखने को मिल रहे हैं, जहां मुख्य मार्ग से सौलानी नदी बह रही है और लोग जान जोखिम में डालकर सफ़र करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह जान जोखिम में डालकर यहाँ सफ़र कर रहे हैं। लोगों ने कई बार परेशान होकर प्रशासन से व्यवस्थाएं करने की दुरुस्त मांग की है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों की कानों में जूं तक नहीं रह रही है, जिसके बाद लोगों को ये चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। भाई साहब बाहर निकलना पड़ा। देश तो आज़ाद हो चुका पर हमें आज़ादी आज तक नहीं मिल पाई। मान लिया हम इसी समस्या में घुसे हैं। चारों तरफ जो है पुल बन चुके हैं, पर हमारा जो मुख्य मार्ग है यहाँ से आगे आधा दर्जन गांव जुड़े हुए हैं। मतलब परेशानी है कि किसी को मतलब बीमारी में आने या दुकान पर जाने वालों बच्चों को परीक्षा के लिए जाने, स्कूल जाने के लिए समस्या है। यही रास्ता है, यही मुख्य रास्ता है जो आधा दर्जन गाँव आगे इस पर और भी है। अच्छा। और चारों तरफ पुल बन चुके, बीच में हमारे ऐसा रास्ता है जो आज तक ऐसे जुड़ नहीं पाया सड़क से सड़क को। तो आज तक इसी रास्ते जाते हैं, बरसात हो कुछ भी हो इसी को जाते हैं। तो किसी ने ध्यान नहीं दिया? भाजपा की भी सरकार आई, कांग्रेस की भी आई, सब सरकार आ गई, कोई बहाना नहीं है किसी के पास। माननीय मुख्यमंत्री जो रमेश पोखरियाल सिंह जी के उसमें प्रस्ताव हुआ था, उसके बाद कांग्रेस सरकार उसमें नहीं कुछ हुआ। अब दोबारा भाजपा सरकार भी समझो टाइम पूरा हो चुका, आज तक कोई कुछ नहीं इसमें सुनवाई हुई। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर तोड़े जाने पर हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को परेशान करने वाली इस घटना से आक्रोशित हिंदू संगठनों ने उधम सिंह नगर के गदरपुर में प्रवेश किया। इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला भी दहन किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन ने कहा कि जहां भी हिंदुओं पर अत्याचार होगा, हिंदू संगठन उसका विरोध करेंगे। हिंदू संगठनों ने सरकार से मांग की कि पाकिस्तान के साथ सारे रिश्ते तोड़कर उसे आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कार्यक्रम और आपका क्या कहना है? ऐसा है, जब भारत का विभाजन हुआ था उसमें पाकिस्तान में मात्र 10% से भी कम हिंदू रह गया था। वह पिछले 70 साल में घटता लगभग 2% रह गया। पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपने अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों की चिंता करने की बिल्कुल चिंता उनको नहीं है। हिंदू समाज के वहाँ पर धर्मांतरण होता है, हिंदू समाज के साथ ज्यादतियाँ होती हैं और जो हमारे पूजा स्थल होते हैं बार बार उसको फूंक दिया जाता है, पूजा स्थल पर हमला किया जाता है। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।